सेपरेट कंपोनेंट ऑफ एसिड्स, सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ एसिड, ये वाली चीज हम पहले ऊपर ही बता चुका हूँ, इसे सिंपल मैं पढ़ देता हूँ, आसानी रहेगी आप लोगों के लिए। एसिड में कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन पार्ट, यूजुअली डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एसिड्स आर ईदर इनसिग्निफिकेंट और हैव सेम अमाउंट ऑफ यूजफुल लाइफ। सही है, इनसिग्निफिकेंट इज सेम अमाउंट ऑफ यूजफुल लाइफ, देयरफॉर होल एसिड इज सब्जेक्ट टू यूनिफॉर्म डेप्रिसिएशन चार्ज। सही है, यूजुअली डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एसिड्स आर ईदर इनसिग्निफिकेंट, उर्दू में ऐसे बता देता हूँ, यूजुअली इनसिग्निफिकेंट होते हैं जो दूसरे पार्ट होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स जो एक मेन एसिड के पार्ट हो रहे हैं या उसके साथ लगे हुए हैं, वो या तो इनसिग्निफिकेंट होते हैं या उनकी अप्रॉक्सीमेट सेम यूजफुल लाइफ होती है, तो उसके ऊपर सेम यूनिफॉर्म डेप्रिसिएशन रेट हम अप्लाई करते हैं। लेकिन हाउ एवर ईच पार्ट ऑफ द एसिड कैन बी डेप्रिशिएटेड सेपरेटली। सही है, अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, अगर कोई पार्ट है तो डेप्रिशिएट सेपरेटली हो सकता है इन कंडीशन में। इफ पार्ट ऑफ एन एसिड हैज अ सिग्निफिकेंट कॉस्ट, ऊपर बता चुका था मैं सिग्निफिकेंट कॉस्ट इन रिलेशन टू टोटल कॉस्ट ऑफ द एसिड, एंड हैज अ यूजफुल लाइफ डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द पार्ट। अगर यूजफुल लाइफ डिफरेंट है बाकी पार्ट से और सिग्निफिकेंट है तो वो सेपरेटली डेप्रिशिएट होगा। ऊपर हम ये बात कर चुके थे। एंटिटी इंटेंड्स टू डेप्रिशिएट पार्ट ऑफ एसिड सेपरेटली, अगर वो खुद चाहे तो कर सकती है। सही है, यानी ये चीज मैंडेटरी नहीं है कि आप एक साथ चार्ज करें, आप अलग अलग कर सकते हैं, आपके ऊपर है। हाँ, मैंडेटरी क्या है, फैन ये हो जाए, मतलब आपका कॉस्ट सिग्निफिकेंट हो पार्ट की प्लस यूजफुल लाइफ डिफरेंट हो, तो आपको अलग डेप्रिशिएट करना है। मेजर पार्ट ऑफ एसिड शुड बी सेपरेटली डेप्रिशिएटेड, यानी अगर पूरे सिनेरियो को देखा जाए तो ये हमें बार बार बोल रहा है कि भाई एसिड के जो पार्ट है उसे सेपरेटली डेप्रिशिएट करें। सही है, इनसिग्निफिकेंट को हम कभी ट्रीट नहीं करते सही तरीके से, हम इनसिग्निफिकेंट को हमेशा इग्नोर ही करते हैं, तो इनसिग्निफिकेंट जो भी है उसे इग्नोर करें और पूरे को एक साथ डेप्रिशिएट करें। जो सिग्निफिकेंट पार्ट है, मेजर पार्ट्स जितने भी उन सबको अलग अलग डेप्रिशिएट करें। एंटिटी के ऊपर है वो इनसिग्निफिकेंट को भी अलग अलग डेप्रिशिएट कर सकता है, और प्लस अगर सिग्निफिकेंट कॉस्ट है, लाइफ डिफरेंट है, तो वो अलग अलग ही होगा, वो शुड वाली चीज है। सही है, अब हम तकरीबन एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। मेजरमेंट आफ्टर रिकॉग्निशन, सब्सिक्वेंट कॉस्ट हमने देख ली, हमने रिकॉग्निशन देख ली, हमने इनिशियल रिकॉग्निशन देख ली। आफ्टर रिकॉग्निशन क्या है, ये बेकार की यहाँ बात की गई आफ्टर रिकॉग्निशन की। ये बेसिकली दो मॉडल की बात कर रहे हैं, एक कॉस्ट मॉडल, एक रिवैल्यूएशन मॉडल। अभी तक जो हमने जो कुछ ही पढ़ा है वो मेनली कॉस्ट मॉडल में बिलोंग कर रहा है। Under this model, entity carries its assist on cost less any accumulated depreciation and any impairment. बस सिंपल सी ये बात की है। अब हम रिवैल्यूएशन के ऊपर आते हैं, वो जो कैफ का मेन टॉपिक है, कैफ 5 का जो मेन टॉपिक है। सही है, रिवैल्यूएशन मॉडल, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एसेट को वैल्यू करते हैं ऑन फेयर वैल्यू, इट्स फेयर वैल्यू। सही है, लेस एनी सब्सिक्वेंट डेप्रिसिएशन एंड एनी इम्पेयरमेंट लॉसेस। सही है, फेयर वैल्यू मीन्स मार्केट वैल्यू डिटरमिन्ड फॉर सिमिलर एसेट्स इन सिमिलर कंडीशन। सिमिलर एसेट और मार्केट वैल्यू, ये याद रखें, ये मार्केट वैल्यू है, ये रिकवरेबल अमाउंट नहीं है। सही है, ये मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू ऑफ सिमिलर एसेट इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस, ये इसकी फेयर वैल्यू होती है। सही है, रिवैल्यूएशन मॉडल में हम फेयर वैल्यू पे एसेट को वैल्यू करते हैं और उसमें से लेस कर देते हैं सब्सिक्वेंट डेप्रिसिएशन, सब्सिक्वेंट इम्पेयरमेंट। इफ मार्केट बेस्ड एविडेंस कैन नॉट बी कलेक्टेड, अगर नहीं कलेक्ट हो सकते हैं मार्केट बेस्ड एविडेंस फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, देन एंटिटी में नीड टू एस्टिमेट फेयर वैल्यू
using an income or depreciated replacement cost approach. मुझे कितना कैश फ्लो होगा, वैल्यू इन यूज क्या होगी। अगर फेयर वैल्यू नहीं है तो वैल्यू इन यूज क्या होगी एसेट की। सही है, मैं अपने इनकम जो मुझे उससे एस्टिमेटेड है उस इनकम को मैं एस्टिमेट करूंगा और उस इनकम की बेसिस पे वैल्यू इन यूज निकालूंगा। इसमें कैफ 5 के लेवल पे इसे देखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल इसे सुन लें, अपने पास रख लें। और जो मैंने ऊपर एक टॉपिक आपको बताया था आपका कमर्शियल सब्सटेंस वाला, सही है, वो भी टॉपिक, ये दो टॉपिक आप सिंपल सुन लें, ये अभी कैफ लेवल 5 के लेवल पे यूज नहीं होते या एग्जामिन नहीं होते। सही है। और फेयर वैल्यू क्या है भाई, वो वैल्यूड बाय क्वालिफाइड एक्सटर्नल वैल्यूअर होनी चाहिए। ऐसे ही कोई भी फेयर वैल्यू नहीं, ये स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है। क्वालिफाइड एक्सटर्नल वैल्यूअर ने जो वैल्यू डिटरमिन की है वही आप फेयर वैल्यू लेंगे। सही है। अगर फेयर वैल्यू पे जा रहे हैं, रीवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट किया, तो ये दो कंडीशन मीट होनी चाहिए। हम ये दो कंडीशन पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे चले जाएंगे। कौन कौन सी कंडीशन है, रीवैल्यूएशन सफिशिएंट रेगुलरिटी के साथ होनी चाहिए। सही है, यानी अगर 3 साल पे हो रही है तो 3 साल पे होती रहे। सही है। टू इंश्योर, अब 3 साल पे करना है, 4 साल पे करना है, 5 साल पे करना है, हर साल पे करना है, टू किस तरह कैसे डिटरमिन होगा, जब ये हम इंश्योर कर पा रहे हो दैट द कैरिंग अमाउंट डज नॉट डिफर मटीरियली फ्रॉम फेयर वैल्यू। जो मैं कैरिंग अमाउंट मेरे पास, मैंने एक साल रीवैल्यू किया, फर्स्ट ईयर में रीवैल्यू किया, उसके बाद 4th ईयर में किया, थर्ड ईयर में जो इसकी कैरिंग वैल्यू थी वो फेयर वैल्यू के अप्रोक्सीमेट ही थी। सही है, अगर मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ तो मैं 4th ईयर में जाऊंगा, अगर मैं 3rd ईयर में अज्यूम कर रहा हूँ कि ये सिग्निफिकेंट डिफर कर रही है दोनों, सही है, तो मैं 3rd ईयर में ही डेप्रिशिएट वो रीवैल्यू कर दूंगा। सही है। दूसरा, एंटायर क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को रीवैल्यू करना है। एक क्लास को मैं ब्रेक करके नहीं करूंगा, पूरी क्लास को करूंगा। हाँ, ये काम हो सकता है कि एक ही डेट पे पूरी क्लास को ना करूं, मैं पहले कुछ एसेट को करूं, फिर कुछ एसेट को करूं, फिर कुछ एसेट को करूं, फिर कुछ एसेट करूं। लेकिन ये चीज मुझे ध्यान में रखनी है कि ये जो पूरा टाइम फ्रेम है, ये जो पूरा टाइम फ्रेम है ना, ये पूरा टाइम फ्रेम सिग्निफिकेंट नहीं होना चाहिए, स्मॉल टाइम फ्रेम होना चाहिए। स्मॉल टाइम फ्रेम में मैंने सबको अलग अलग रीवैल्यू कर लिया और इससे मेरी रिपोर्टिंग डेट इफेक्ट नहीं होगी। सही है, तो मैं अलग अलग भी कर सकता हूँ, लेकिन रिपोर्ट जो मैं कर रहा हूँ वहां पे मैं रिपोर्ट करूंगा टोटल क्लास को रीवैल्यू करके। सही है। पीरियड स्मॉल है तो मैं क्लास के अंदर आइटम भी अलग अलग कर सकता हूँ, लेकिन एक स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम में मुझे सबको वैल्यू करना है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवैल्यूएशन डिपेंड्स अपॉन द चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ आइटम बीइंग रीवैल्यूड। पहला पॉइंट, when the fair value of a revalued asset differs materially from its carrying amount, a further revaluation is required. It may be necessary to revalue the item only every 3 or 5 years। ये जब हम पहली वीडियो बना रहे थे तो उसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवैल्यूएशन डिस्कस हुई थी और उससे मैंने ये चीज आप लोगों को बता दी थी। तो बस ये 2 पॉइंट आप याद रखें, बाकी इतनी को खास चीज नहीं है। और इसी का जो दूसरा वाला पॉइंट है यही आगे एक्सप्लेन हो रहा है, हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं।